वापस जाओ। अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो कहती हैं कि उनका जो जुड़ाव है जंगल के साथ, वो कैसे एक डेली का रूटीन है उनका उस जंगल। छत्तीसगढ़ विधानसभा जो एक संवैधानिक व्यवस्था उसका संकल्प और हसदेव की ग्राम सभाएं जो 5वीं अनुसूची की ग्राम सभाएं हैं उनके संवैधानिक विरोध को कुचलते हुए सिर्फ कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए हसदेव के विनाश की कोशिश की जा रही है। वो हमेशा ये बात सोचती हैं कि कैसे अगर ये जंगल आज खत्म हो जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे। हम फोकस के हम कहते हम हमार जंगल जमीन हम बचाए बर जखन अदानी कंपनी ला हमर जमीन ला हम सरकार से हम हाथ जोड़ के विनती करत हन कि हमर हसदेवगढ़ जंगल ला छोड़ दे। हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी मतलब जंगल के ऊपर कोई भी संकट आया है तो सबसे पहले महिलाएं ही फ्रंट लाइन में हमेशा नजर आई हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बहन बॉक्स में। मैं हूं सुमेधा। हम आज चर्चा कर रहे हैं हासदेव आरण्य की जंगलों के बारे में, खासतौर से जो रेजिस्टेंस मूवमेंट जमीन पर चल रहा है। लगातार पिछले 10 सालों से ज्यादा हासदेव आरण्य की जंगलों को बचाने का एक लंबा संघर्ष जारी है। फिलहाल 2024 में छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद वहां पर सरकार बदल चुकी है, मगर सरकारें बदलने के बावजूद लगातार खनन और पेड़ों की कटाई और उसके साथ साथ आदिवासियों के अस्तित्व, उनकी जल, जंगल और जमीन पर संघर्ष जारी है। उसे बचाने का संघर्ष जारी है। आज हम सुनेंगे कहानी हासदेव आरण्य की, जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल जमीनी स्थिति क्या है और उसके साथ साथ इस पूरे खनन का पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्या वो पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट है जिसकी वजह से खनन के प्रति जितने भी लॉज हैं, पॉलिसी है और प्रोसीजर्स हैं, उन्हें किस तरह से ट्वीक किया जा रहा है ताकि इस जमीन को इस्तेमाल किया जा सके, उस पर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो कब्जा कर पाए। इस तरह की बातें लगातार आदिवासियों ने पिछले 10 साल से ज्यादा के उनके संघर्ष में उठाई हैं और एक मूवमेंट उभर करके आया है। तो मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं आलोक शुक्ला और बिपाशा पॉल, जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। वो हमें इन सब पहलुओं पर एक रोशनी डालेंगे। इन सब पहलुओं पर मैं आपसे जानना चाहूंगी आलोक की फिलहाल की क्या स्थिति है। और हसदेव के बारे में वैसे काफी चर्चा हो रही है पूरे देश में अलग अलग स्तरों पर, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा समझने के लिए कि जो स्थिति है, देखिए पहले मैं हसदेव की ही बात कर लेता हूँ कि हसदेव उत्तर छत्तीसगढ़ में स्थित एक बहुत ही समृद्ध वन इलाका है। लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का ये वन क्षेत्र है, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत का एक प्राकृतिक साल वनों का क्षेत्र है। 2010 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इस इलाके को खनन से नो गो घोषित किया गया था, क्योंकि यहाँ की जैव विविधता काफी समृद्ध है, वन्य प्राणियों का रहवास इलाका है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो एक हसदेव नदी है, उस हसदेव नदी और उस पर बने मिनी माता बांगो बांध, जिससे 4 जिलों में लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है, उसका ये कैचमेंट इलाका है। इस जमीन चूंकि ये हसदेव के जंगल के नीचे कोयला है, इसीलिए इसको एक कोल फील्ड के हिसाब से भी जाना जाता है। और पूरे देश का जो कुल कोयला है उसका 2% कोयला हसदेव के अंदर है और छत्तीसगढ़ का लगभग 8% कोयला है। और इस जंगल से कोयला निकालने की जो लगातार कोशिशें जारी हैं, 22 कोल ब्लॉक जो यहाँ पे आइडेंटिफाई हैं, उन 22 कोल ब्लॉकों में से 2014 में करीब 7 कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। 2014 में इसीलिए क्योंकि 2014 के पहले सभी कोल ब्लॉक कैंसिल हो गए थे। तो 2014 में जो कोल ब्लॉक आवंटित हुए, ये सभी कोल ब्लॉक विभिन्न राज्य की सरकारों की कंपनियों को आवंटित किए गए, जिसमें से 4 कोल ब्लॉक राजस्थान सरकार के पास है। पलसा ईस्ट केतेवासन, जो 2013 में ही शुरू हो चुका था और कैंसिल होने के बाद वापस ली अलॉटमेंट राजस्थान सरकार को हुआ, उसके से लगा हुआ पलसा कोल ब्लॉक और केते एक्सटेंशन। तो ये चारों कोल ब्लॉक यदि देखेंगे तो इन चारों कोल ब्लॉक का कुल इलाका करीब 5,500 हेक्टेयर के आसपास होगा, जिसमें अधिकतम इलाका जो है वो वन इलाका है, घना जंगल का इलाका है। और इसके अलावा 3 अन्य कोल ब्लॉक हैं।
जो पूरा मुद्दा है वो ये है कि 2012 में जब नोगो इलाका घोषित किया गया था तो इसके परसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक को ये कहते हुए स्वीकृति दी गई थी कि फ्रिंज का इलाका है, के कॉर्नल का है, और उसको स्वीकृति दे दी गई थी। लेकिन जब ये स्वीकृति दी गई थी तब ये भी कहा था कि हस्तियों के बाकी इलाके को खोलने के लिए कोई नई कोल ब्लॉक के ना प्रस्ताव आने चाहिए ना ही स्वीकृति होनी चाहिए। लेकिन समय के साथ उस पूरे गो नो गो कॉन्सेप्ट को कमजोर किया गया और 900 में से जो लगभग पूरे देश के 153 कोल ब्लॉक थे उसमें हसदेव इकलौता इलाका था जो पूरा का पूरा नोगो इलाका, पूरी कोल फील्ड नोगो थी। लेकिन समय के साथ कमजोर किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की आड़ में एक प्राइवेट कंपनी जो है, कॉर्पोरेट है, उसका एक पूरा निजी हित जुड़ा हुआ है हसदेव के साथ, जो वहां से कोयला निकालना चाहता है। और उस दबाव में ये सारी प्रक्रियाएं हुई। तो 2014 में जब पुनः आवंटन की प्रक्रियाएं हुई तो हसदेव की ग्राम सभाओं ने, चूंकि ये संविधान के 5वीं अनुसूची के इलाके हैं, और उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई खनन हो और इनके आवंटन ना किए जाएं। लेकिन आवंटन हुए और आवंटन होने के बाद फिर खनन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। परसा ईस्ट केतेवासन जो खदान थी वो 2 चरणों में उसकी स्वीकृति थी। 2013 में जब वन स्वीकृति हुई तो पहला चरण 768 हेक्टेयर और बाकी जो 1138 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड थी वो सेकंड फेज, मतलब 2027 में ये चालू होना था। लेकिन 2019-20 में ही खनन कंपनी अडानी ने, जो जिसके पास एमडीओ है, उसने कहा कि यहाँ कोयला खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद सेकंड फेज जो 2027 में चालू होना था वो 2021 से ही शुरू हुआ और उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई। जो मुद्दा मूल ये है कि जो सेकंड फेज है, उस सेकंड फेज में जो प्रभावित गांव है घाट बर्रा, जो पूरी तरीके से विस्थापित होने वाला है, उस घाट बर्रा का लैंड एक्विजिशन जो है 2019 के बाद शुरू हुआ 2013 के कानून के तहत। और जब ये लैंड एक्विजिशन प्रक्रिया शुरू हुई तो विधिवत उसकी ग्राम सभा होनी थी, जो ग्राम सभा नहीं हुई। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहां पे कम्युनिटी राइट्स मिला था घाट बर्रा गांव को, जो 2016 में इलीगल कैंसिल कर दिया। आपको पता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत यदि किसी को राइट्स मिलता है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, और उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में, और अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ। लेकिन बावजूद इसके सेकंड फेज के लिए 137 हेक्टेयर के आसपास का जंगल जो है वो काटा गया। पिछले साल 26 सितंबर को लगभग 43-44 हेक्टेयर का जंगल काटा गया और अभी 91 हेक्टेयर का काटा गया। जो सबसे बड़ा दुखद ये है कि जो 21, 22, 23 को जो घटना हुई, भारी पुलिस बल तैनात किया गया, गांव को एक तरीके से नजरबंद कर दिया गया 3 दिन तक। जो हमारे नेतृत्वकारी साथी थे, गांव के सरपंच थे, उनको सुबह सुबह सोते हुए उठा के दिन भर हिरासत में रखा गया और एक तरीके से अमानवीय तरीके से उठाया गया, जिसको हम ये कह सकते हैं, और गैरकानूनी हिरासत में था। तो अभी हालांकि वो पेड़ कटाई नहीं है, लेकिन इसके बाद का भी जो संकट है कि परसा कोल ब्लॉक, जो नया कोल ब्लॉक है, उसको भी अभी डिफॉरेस्टेशन की एक कोशिश है, जहां पे ग्राम सभाओं की कोई सहमति नहीं है। तो ये एक स्थिति है। इसमें 2 बातें और बस मैं जोड़ देता हूं कि 2021 में एक रिपोर्ट आई हसदेव पे, आपको याद है, पहले भी चर्चाएं हुई हैं आपके साथ कि 2000 परसा ईस्ट केतेवासन की वन स्वीकृति 2014 में जब एनजीटी ने कैंसिल की थी तो उन्होंने कहा था कि इसका अध्ययन किया जाए पूरे इलाका का, और अध्ययन करने के बाद मंत्रालय निर्णय ले। उस अध्ययन की रिपोर्ट जो है ICFRE और WII ने की है, और WII ने जो रिपोर्ट 2021 में प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि जो हसदेव का इलाका है उसको खनन से मुक्त रखा जाए। यदि किसी भी कोयला खनन परियोजना की इजाजत दी गई तो इसके अपरिवर्तनीय प्रभाव होंगे, जिसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। हसदेव नदी पे प्रभाव होगा, डैम पे होगा, और सबसे बड़ा जो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मानव हाथी संघर्ष की स्थिति जो आज काफी गंभीर है, वो इतनी भयानक हो जाएगी कि भविष्य में इसको कभी संभाला नहीं जा सकता, और इसीलिए हसदेव में खनन नहीं होना चाहिए। और उसी मंशा के आधार पर छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से 26 जुलाई 2022 को संकल्प किया कि हसदेव के सभी कोल ब्लॉकों को मुक्त किया जाए। तो ये दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि WII की चिंता और चेतावनी जो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन हुआ है, छत्तीसगढ़ विधानसभा जो एक संवैधानिक व्यवस्था, उसका संकल्प, और हसदेव की ग्राम सभाएं जो 5वीं अनुसूची की ग्राम सभाएं हैं, उनके संवैधानिक विरोध को कुचलते हुए सिर्फ कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए
हस्तियों के विनाश की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक ये समझाने के लिए। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी हम यही बताना चाहेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, जो राइट्स हैं लोगों के, उनका एक जो ग्राम सभा का कंसेंट है उसे लगातार दरकिनार करके एक ब्रूटल क्रैकडाउन के तहत हस्दियों की जंगलों को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कॉरपोरेट की कब्जे की कोशिश जारी है। और इसके साथ साथ जारी है एक बहुत लंबे समय का रेजिस्टेंस। मैं बिपाशा जी से चाहूंगी कि वो फिलहाल का जो रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहा है, जो आंदोलन, जो जन आंदोलन होने वाला है, उसके बारे में बताएं। और खास तौर से पिछले 10 साल से ज्यादा से महिलाएं इस आंदोलन में काफी भारी संख्या में जुड़ी हुई हैं, उसे लीड कर रही हैं, तो उसके बारे में आप हमें बताएं। और कौन से कितने ऐसे ट्राइब्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज जो लगातार ये आंदोलन कर रही हैं, और उसके साथ साथ महिलाओं की इसमें कितनी भागीदारी है, क्या उनका रोल रहा है पूरे इस रेजिस्टेंस मूवमेंट में। देखिए, हसदेव का जो 1 दशक से जो पूरा संघर्ष चल रहा है उसमें ग्राम सभाओं के रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने आलोक भाई से सुना कि किस तरह से ग्राम सभा जो है लगातार विरोध करती आई है, और उस ग्राम सभाओं में भी रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की एक संख्या रही है जिन्होंने लगातार जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इस्तेमाल करके खनन के विरुद्ध जो है सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए हैं। पहला। दूसरा, अगर जमीनी संघर्षों की बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी मतलब जंगल के ऊपर कोई भी संकट आया है तो सबसे पहले महिलाएं ही फ्रंट लाइन में हमेशा नजर आई हैं। ठीक हसदेव में भी जब क्लियरेंसेस मिल गए थे उसके बाद जिस तरह से एक जो है पुलिस बल लगा के या फिर पूरे प्रशासन को लगा के जब एक जबरदस्ती कटाई की प्रक्रिया शुरू होती है तो हमने वो विजुअल बहुत देखा जहाँ पे महिलाएं जो है वो पेड़ों से बिल्कुल लिपट के खड़ी है और उन्होंने इस बात का विरोध किया कि हम अपने जंगलों में एक भी पेड़ कटने नहीं देंगे। तो इन सारी चीजों को हम लगातार देखते आ रहे हैं, और जितने भी बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, जितने भी हसदेव को लेके जो भी जमीनी प्रोटेस्ट से लेके सब कुछ हुआ है उसमें महिलाओं की अपनी एक भागीदारी रही है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि महिलाओं का जो जुड़ाव है जंगल के साथ वो एक अलग जुड़ाव है। अगर वो किसी कमोडिटी या किसी रिसोर्स की तरह जंगल को नहीं देखती है, अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो कहती हैं कि उनका जो जुड़ाव है जंगल के साथ वो कैसे एक डेली का रूटीन है उनका उस जंगल के साथ। जब वो सुबह से निकलती हैं, अलग अलग चीजें कलेक्ट करने के लिए वो जंगल में जाती है, जो एडिबल चीजें भी होती हैं या फिर घर पे काम आने वाली कोई दूसरी चीजें होती हैं। तो और उनकी उनकी चिंताओं में हमेशा ये नहीं होता है कि जंगल या गांव को आज बचाना है, माइनिंग के खिलाफ बचाना है, ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन वो हमेशा ये बात सोचती हैं कि कैसे अगर ये जंगल आज खत्म हो जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे। तो उनकी चिंताओं में ये चीज सबसे ज्यादा रहती है जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन नाम इसको जो दिया हो, लेकिन एक महिलाएं जो जंगलों में जो रहती हैं, जो आदिवासी समुदाय से जुड़ी हो, अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी हैं, उनकी चिंताओं में सबसे ज्यादा यही रहता है कि आज ये जंगल नहीं रहे तो कल हमारे बच्चों को हम क्या देंगे। तो ये शायद सबसे बड़ा कारण है कि वो बार बार जो है बिल्कुल फ्रंट लाइन में आके अपने जंगलों को बचाने के लिए खड़ी होती हैं। जब भी संकट आता है तो सबसे ज्यादा तादाद में हमें हसदेव के पूरे स्ट्रगल में सबसे ज्यादा महिलाएं ही दिखाई देती हैं। तो ये एक जी, बड़ा कारण है। जो दूसरा, अभी जो आदिवासी जी, जो अभी जन आंदोलन हो रहा है, वही आप बता रही थी कि कौन लोग उसमें शामिल हैं, और उसके साथ साथ कहाँ पर ये जन आंदोलन होने वाला है, कितनी उसकी तैयारी हो रही है, क्या मैसेज जा रहा है सरकार को, उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, हम सबको पता है कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन होते ही और सिर्फ शपथ ही हुआ था, मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट का गठन भी नहीं हुआ और हसदेव में कटाई शुरू हो गई। तो इसको लेके देखिए संघर्ष तो लगातार चल ही रहा था। आज भी हरिहरपुर के धरना स्थल को 670 दिन हो गए, जो उनका अनिश्चितकालीन धरना जो है, जो इंडेफिनिट प्रोटेस्ट है, वो लगातार जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस दमन से ये सारा कुछ किया गया, तो जो समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, आप कह रहे थे कि कौन कौन से समुदाय हैं, देखिए ज्यादातर तो गोंड है, गोंड के अलावा उरांव है। तो इस तरह से कुछ मेजर समुदाय हैं जो वहां पे रहते हैं। तो उनका ये है कि हमें हमारे जंगल जो है
इनको अगर किसी कॉरपोरेट मुनाफे के लिए काटा जा रहा है, जबकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि सारी जो भी प्रक्रियाएं हुई है वन स्वीकृति की हो या फिर भूमि अधिग्रहण की हो, उसमें पेशा वन अधिकार के तहत जो भी प्रावधान है उनका खुला उल्लंघन हुआ, इसके बावजूद भी हो रहा है। तो आक्रोश तो बहुत है लोगों में, और यही कारण है कि वो अब की बार अब फिर से एक जो है बहुत ही तीव्र आंदोलन करने की का जो आह्वान है वो सबको है। कल का आंदोलन एक बड़ा जो है मोबिलाइजेशन जो है होने वाला है हसदेव के सपोर्ट में, क्योंकि रायपुर से बड़ी तादाद में अलग अलग संगठनों से यहाँ तक कि जो नागरिक है वो भी निकल कर जो है हसदेव पहुंचने वाले हैं। तो एक बड़ा कॉल है कि अगर हसदेव के जंगल नहीं बचे तो छत्तीसगढ़ पे इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज काम कर रही है कि हवा पानी जो नेचुरल रिसोर्सेस हमारे हैं उसकी जो बर्बादी होगी उसकी शायद भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि एक बड़ा जो है अलग अलग समुदाय के लोग और अलग अलग संगठन से और अर्बन एरिया से भी लोग जो है इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, यूनिक ऑफ कोर्स है इसलिए क्योंकि पिछले एक दशक से वो लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक इतने बड़े कॉरपोरेट से जो अब इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति हो गया है, उसके खिलाफ इतने दिनों से लगातार जो संघर्ष वो कर रहे हैं, उनका जो परसिवरेंस है उसको हम सबको सलाम करना चाहिए। और यही मुझे लगता है कि सबसे यूनिक बात है इस पूरे आंदोलन की, कि वो लगातार जो है ना कंसिस्टेंसी जो है उन्होंने बना के रखी है, और आज भी जो है हसदेव को लेके लोगों के मन में एक जन चेतना जो उभर के आई है कि नहीं ये जो जंगल है ये बचने चाहिए, वो इसी आंदोलन की वजह से। तो ऑब्वियसली इस आंदोलन का जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जंगल जमीन बचाने का जो ये आंदोलन है इसको शायद देश में अब लोग बहुत ही उम्मीद के साथ देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिपाशा, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक।